मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज एक बड़ा बयान था वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का, कि ख़ास तौर पे दो शख्सियात के हवाले से एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इमरान ख़ान साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से स्टेटमेंट दिया। और उनका स्टेटमेंट ये था कि इमरान ख़ान और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ कानून के मुताबिक जो है वो अमलदारी होगी, ना उनके साथ कोई डील किया जा रहा है, ना उनको कोई डील दी जा रही है। ये उनका स्टेटमेंट था। अब ऐसी सूरत हाल में क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं और तायात नाअहली भी उन पर है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या उनके साथ कोई डील हो गई है या उनको डील दी जा रही है। नवाज़ शरीफ जो आएंगे उनके साथ कानून क्या कहता है आगे, जो वो चौथी दफ़ा अगर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, इस पर हम राय लेंगे अपने जो यहाँ पे हमारे साथ मेहमान हैं। चेयरमैन पीटीआई मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, और तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी हैज मौजूद है या नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन से मुतमईन है, और क्या वजूहत है कि बिलावल भुट्टो का बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी को लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है। और एक और बड़ा इल्ज़ाम है कि मौजूदा जो जो हुकूमत है, काबीना है, निगरान हुकूमत है, वो PMLN की तसलसल है। मैं कई लोगों से पूछा है, उस पर मुझे यही राय आई है कि PMLN का ये तसलसल है। पीपल्स पार्टी एक बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा रही है, और इस पर मैं फिर सवाल ये उठाता हूँ कि अगर ये निगरान वज़ीर आज़म PMLN का तसलसल है और इलेक्शन भी जनवरी के आखिरी में होने के लिए हो रहा है, जिसकी डिमांड PMLN ने की थी, और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, तो फिर ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ कैसे होगा। इलेक्शन होने से पहले ही ये इलेक्शन जो है उस मुतनाज़ा हो चुका है। मैं ये सवाल यहाँ पर भी रखूँगा। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को क्यों बांध के रखा? बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अब हमारा हाथ खोल देना चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब को। फिर एक सवाल है कि क्या भूखी नंगी और मरी हुई आवाम फिर उसकी तरफ इलेक्शन लेके जाया जा रहा है, तो क्या आवाम मौजूदा सियासी जमातों पर, जो भी सियासी जमातें हैं उन पर या सियासी लीडर पर एतमाद करती है, और क्या वो इलेक्शन चाहती है इन सूरत हाल पे? और क्या अगर इलेक्शन आता है तो ये भूखी मरी हुई आवाम, जिसकी तारीफ़ अगर मैं करना चाहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, उस भूखी नंगी मरी हुई आवाम क्या इलेक्शन में जो है वो अपना बदला लेगी उन तमाम सियासी जमातों से जिनको वो ज़िम्मेदार समझते हैं अपने हाल का? और एक और सवाल कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं और उनका इस्तकबाल भी हो रहा है, और उनको आपके कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मजमा होगा, फ़क़ीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल होगा, और आपके अल्लामा इक़बाल पार्क यानी क़रारदाद पाकिस्तान का जो पार्क है उस पर बहुत बड़ा जलसा होगा। तो सवाल ये है, क्या ये मरी हुई आवाम अब इस पोजीशन पे है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, मरने के लिए सिर्फ जहर भी नहीं है, तो वो इस किस्म के बड़े फ़क़ीदुल मिसाल
आपके जुलूस और जलसे में हाजिर होगी। यही चंद बातें हैं। इस पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब शोएब शाहीन साहब, चेयरमैन PTI, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तर्जुमान है आजकल। इनका नाम तर्जुमान के तौर पर PTI के सरबराह ने दिया है। शोएब शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब, मरकज़ी तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शर्मिला, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शोएब शाहीन साहब, ये वज़ीर आज़म का आज का बयान है, आपने ही पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ और मियाँ नवाज शरीफ के साथ ना तो कोई डील होगी ना उन्हें ढील दिया जाएगा, उनका दोनों का मसला कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। पहले तो इस पे आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, अगर ये बात वो आज से 4 दिन पहले या कल टर्किश जो मीडिया था उनको बात करते हुए पहले कह देते तो शायद हम उनकी नेक नीति के ऊपर, सो कार्ड नेक नीति जो वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा कर लेते। लेकिन उन्होंने तो उससे पहले कहा कि कोई बात नहीं, कि अगर PTI यानी बल्ला भी ना हुआ तो भी इलेक्शन लेजिटिमेट होंगे, और अगर इमरान खान ना हुए, जो कि जेल में भी हुए, बंद भी हुए, और वो ना भी हुए, तो भी इलेक्शन ठीक होगा, बिल्कुल जी, फ्री एंड फेयर होगा। उनका ये काम नहीं है। उनका काम ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए फैसिलिटेट करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें और वक्त पे इलेक्शन कराएं और चलते बने। उनका कोई काम नहीं है कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस करें और इस पार्टी को लाना है, इस पार्टी को क्रश करना है, उसमें काम करें। उनसे तो सवाल ये है कि आज उस्मान डार को किसने उठाया हुआ है, आप उसको क्यों नहीं बरामद करा रहे? उनसे सवाल ये है कि शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, मशवानी, कई लोग जो सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स PTI को उठाए गए हैं, उनको आप लाएं सामने। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ एक वो इश्तिहारी हैं, मुजरिम भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, और वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं। उनकी अपील भी खारिज हो गई, जमानतें भी खारिज हो गई, और जो इश्तिहारी वो भी 4 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इश्तिहारी हैं। तो जो इश्तिहारी होता है तो उसको अदालतें भी बड़ा सोच समझ के रिलीफ देती हैं, स्पेशली जमानत का, क्योंकि किसी ने अगर मिसयूज ऑफ बेल की हो, उसको इस तरीके से टाइम दे देना या उनको इस अंदाज से ढील दे देना, वो अदालतें भी नहीं दिया करती। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं या इनकी कैबिनेट पूरी है, ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, चूँकि राजा रियाज जो कि पहले भी लोटे बने थे मुस्लिम लीग नून की टिकट की कंसिडरेशन पे, उन्होंने पैसे लेन देन किया नहीं किया, अल्लाह का उसका मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये उनके अपने इंटरव्यू पे था कि हमें ये वादा किया गया है कि मुस्लिम लीग नून की टिकट देंगे, इसलिए हम चले गए हैं। और जो आज उनको प्यारे भी हो गए हैं PMLN को, उनकी और शहबाज शरीफ की चॉइस हैं ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, और वो उनको अपनी वफादारी साबित करने के लिए ये तमाम तर काविशें और कोशिशें कर रहे हैं। और जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं वो भी मेजॉरिटी PMLN की है, और इस तरीके से शफाफ इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का आगाज ही नहीं है। अब मुझे बताएं कि आज इलेक्शन का माहौल है, कोई पार्टी वर्कर आज 15 दफा अगर जमानतें हो गई तो परवेज इलाही को नहीं छोड़ा जा रहा, और बाकी जो सारी लीडरशिप है या उनको उठाया हुआ है या जेलों में बंद हैं या बगैर किसी मुकदमे में बंद किया हुआ है। आज भी इमरान रियाज वापस आ गया, लेकिन वो खुशी की खबर नहीं है, वो जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दुरुस्त नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि वो अगवाकार कौन है, उन मुजरिमों तक क्यों नहीं पहुंची ये केयर टेकर सेटअप जिनकी ये जिम्मेदारियां हैं। आज बजाय इस बात के कि सब लोग खुशियां मनाएं, लोग सामने खड़े हों, लोग आएं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल हों, और जिसको आवाम चाहते हों उनको आगे आने का मौका मिले, इर्रेस्पेक्टिव के कौन सी पार्टी है, PTI है, PMLN है, JUI है, पीपल्स पार्टी, सारी जमातें हैं, ANP, उनका हक है कि वो अपने अपने वर्कर्स के पास जाएं, अपने लोगों के पास जाएं, अपने जलसे करें, प्रोग्राम करें, और वक्त 90 डेज में इलेक्शन हो जाए। सिंपल फार्मूला। अच्छा शोएब शाहीन साहब, यहाँ मुझे ज़रा सा कानूनी नुकात भी बताइए, माशाल्लाह वकील भी हैं। इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर अभी क्या पाबंदी है कानूनी तौर पर? एक तो ये बताइएगा, PTI के इलेक्शन लड़ने पर क्या कोई रुकावट है जो इतना इशू बन रहा है? तीसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसके बारे में आपने कहा कि वो सज़ा याफ्ता भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, तायात नाहली भी है,
तो ये तमाम चीज़ों के बाद उनके पास क्या कानूनी, इस वक्त कानून उनके लिए कहाँ खड़ा है कि उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म की बात की जा रही है? जी, ये दो ज़रा मुझे क्लियर करें कानूनी तौर पर। देखिए जी, जहाँ तक तो है इमरान खान का ताल्लुक, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर अबडियाला जेल में हैं। जिनका ज़्यादा इम्कान है, उनका साइफर का केस है जिसमें ज़मानत होनी है, जो कि पिछले मंडे को भी लगा हुआ था, तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको आगे इंडेफिनेट पीरियड के लिए एडजर्न कर दिया। ज़्यादा इम्कान है कि शायद 2 को अगले मंडे को होला। उनका जो उनको कन्विक्शन या वो सज़ा हुई थी वो सस्पेंड हो गई है, लिहाजा वो अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है उसके तौर पर तो वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। और उनका जो नोटिस किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो उन्होंने उनको बैलेट अलॉट कर दिया है सिंबल, इसलिए उसके ऊपर तो कोई इस वक्त कोई कबाहत और या कोई कदगन या किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। लेकिन सजा उनकी सस्पेंड है, तो उनका जो नाअहली है वो तो एग्जिस्ट करती है ना सर, और उनको जो उसकी वजह यह है, देखें 621F की नाअहली नहीं है, उनकी नाअहली थी 631H की है, 631H की है सर। वो भी तो 5 साल है ना, वो भी तो 5 साल है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, नहीं उस पे आ रहा हूँ, क्योंकि वो डीसीट हो गए थे ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन से, और वो जो तोशाखाना वाला ऑर्डर हुआ है वो सस्पेंड हो गया है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे पहले उनकी वो अपील भी डिसाइड हो जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब उनकी कन्विक्शन जो है वो जजमेंट जब सस्पेंड हो जाएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंस ये हैं कि उस वक्त तक वो इलेक्शन लड़ने की उनके ऊपर पाबंदी खत्म वो नहीं रह सकती, वो पाबंदी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले हम उसकी अपील का भी फैसला करा लें। लेकिन बतौर पार्टी पे उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, बतौर एक चेयरमैन पीटीआई के तौर पर भी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इस तरह की गुफ्तगू करना इटसेल्फ उसको मशकूक कर रहा है, यानी आज अगर नहीं भी है तो उन्होंने ये हालात पैदा करने हैं, इसका मतलब है। जहां तक आपने नवाज शरीफ की बात की है, वो तो ओपन एंड शट केस है, जब तक वो आएगा नहीं उसकी जमानतें खारिज हो गई हैं, उसकी अपीलें खारिज हो गई हैं, वो कन्विक्टेड है, वो ताहयात नाअहल है। जहां तक ताहयात नाअहली है, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू ना कर ले 621F के उस फैसले को कि वो ताहयात नाअहली 5 साल के लिए होगी, तो उस वक्त तक तो वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव के ये जो उनके खिलाफ कन्विक्शन के केसेस हैं वो अगर ख़त्म भी हो जाएं। लेकिन दूसरी बात यह है कि कन्विक्शन उनकी सस्टेन करती है, इसलिए कि उन दोनों केसेस में, अल अजीजिया वाले में और एवन फील्ड अपार्टमेंट में, उनके पार्टली आर्गूमेंट्स भी हो गए थे जब वो एब्सकॉन्ड कर गए, और उसके बाद उनकी वो जमानतें भी खारिज हो गई, वो केसेस भी, अपीलें भी डिसमिस हो गई। पहले वो अपील रेस्टोर कराएंगे, फिर जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो कन्विक्टेड आदमी अनटिल एंड अनलेस वो सरेंडर ना करे, वो जेल में ना जाए, वो पहले अपनी अपील रेस्टोर कराएं, और रेस्टोर कराने के बाद फिर अप्लाई करें फ्रेश बेल के लिए, और फिर वो भी कोर्ट कंसीडर करेगी कि जिसने पहले मिसयूज ऑफ बेल की है उसको बेल देनी है या नहीं देनी। वो स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें अदालतें बेल ऐसे कन्विक्टेड को देती हैं, वरना नहीं देती। और इसमें 10 साल वाली सजा भी है, तो 10 साल वाली जहां सजा होती है वो मेजर पनिशमेंट में आती है, जो कि आमतौर पर जनरली कोर्ट कंडक्ट भी देखती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस भी देखती है, फिर जमानत देती है। और उससे आगे जाएं, जो दूसरे केसेस थे जिनमें जमानतें खारिज हुई लाहौर में, या जो नैब के केसेस थे, उनमें भी अभी वो एक लिहाज से इश्तिहारी हैं। अब देखना यह है कि अदालतें क्या फैसला करती हैं। लेकिन ये कहना कि एट दिस स्टेज के वो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट बन गए हैं और आते साथ ही उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाएंगे, ये बात टोटल गलत है, कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर यहाँ डील करके आते हैं, हमारे मुख्तदर तबके और हल्के उनको ऐसी सिचुएशन में क्रिएट कर देते हैं कि जैसे मुशर्रफ के साथ कर दिया था कि जनाब उनको बजाय अदालत में ले जाने के सीधा उनको हॉस्पिटल ले गए, कौन से हॉस्पिटल में डाला, और ठीक है सर, ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया, मेरे दूसरे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा पहले ANP के सीनियर साथी हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, उनकी तरफ आ जाता हूं। डॉक्टर शर्मिला फारूकी को कोई एतराज़ नहीं होगा मेरा ख्याल है, मैं उनकी तरफ चला जाता हूं। सेनेटर जाहिद खान साहब, आपने शोएब शाहीन साहब की बात सुनी, मैंने लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात की। PTI एक बड़ी सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, दोनों शिकायत कर रहे हैं कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दूसरे के इमरान खान साहब और आपके मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किस हद तक कानूनी कार्रवाई होगी? आया यहाँ भी कोई डील है या कुछ और है, क्या कहेंगे सर?
डॉक्टर साहब जितने लंबे तकरीर आपने उसको दी, हमें भी उतना आपको भी दूंगा, उतने ही दूंगा, उतने ही टाइम दूंगा। देखिए 2-3 बातें। एक तो चूंकि शुएब शाहीन को आपने पीटीआई से बुलाया तो मुस्लिम लीग नून को बुला लेते, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकता था। जहां तक हमारी थोड़ी बहुत इल्म है उस पर तो हम बात कर लेंगे। 2 बातें हैं। देखिए एक तो जो कन्विक्टेड था वो तो नवाज शरीफ तो था, लेकिन उसके साथ उसकी बेटी भी थी, मरियम भी थी, याद है? हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। और अभी हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ जब भी आए तो उसके लिए अपील का हक है, वो भी हो जाएगा। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने सारी उम्र के लिए नाहली का फैसला दिया था वो जायज था? वो तो बिल्कुल नाजायज था, उसने गलत फैसला किया था। वो तो जो एक मॉनिटरिंग जज बिठाया हुआ था, ये कभी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से एक मॉनिटरिंग जज बिठाया 143 का एक्शन ले ले और फिर एक मॉनिटरिंग जज बिठाए और एक बंदे को हयात नाहल करे और किस चीज पे करे कि बता इनके पास जो था उसने बेटे से तनख्वाह नहीं लिए थी। ये तो अजीब सा कानून है हमारे मुल्क में। इधर हर एक बंदा अपना अपना इंटरप्रिटेशन करता है। जो हमारे जज साहिबान है वो अपने तरीके से इनका इंटरप्रिटेशन कानून के करते, जो हमारे वो कला है वो तकसीम है उनके, वो ये जो पीटीआई के वो कला है वो अपनी तरफ से तरीके से करते हैं, मुस्लिम लीग नून वाला अपनी तरीके से करते हैं। आईन तो एक अजीब सा नमूना बना हुआ है। एक कानून जो हमारा मुल्क में जो कानून है वो तो अजीब से नमूना बना हुआ है, जिसकी जो मर्जी जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन करे, जिस तरीके से कोई फैसला दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वो जो 63A का फैसला जब बंदियाल ने किया था, बंदियाल को सजा कि नहीं मिलनी चाहिए? उसको किसने ये इख्तियार दिया था कि इनके अंदर उसने रीराइटिंग किया था? क्या उस वक्त ये नजर नहीं आ रहा था? क्या ये नजर उसको नहीं आया था कि जब इमरान खान कहता था कि मैं आपको मोहनचूर से पकड़कर अंदर करा दूंगा, नवाज शरीफ से पंखा और AC उतरवा दूंगा? ये ऐसे बातें हैं कि ये आज फिर अभी उसके इमरान खान के लिए आई हुई है। और जहां तक कि इमरान खान के, हम तो इस चीज के हक में है हमेशा के लिए कि हम कहते हैं कि किसी को माइनस नहीं करना चाहिए, किसी भी, ये सारे पाकिस्तानी अगर अवाम माइनस करते हैं उसके हक है, लेकिन कोई और माइनस करे तो ये मेरे ख्याल में जायज बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त तो सूरत हाल यही है कि जिस तरीके से आपने कहा, अवाम तो सड़कों पे है, अवाम तो बिलें जला रहे हैं, इन्हें सिविल लापरवाही आप किस चीज को कहते हैं? इस सूरत हाल में हम तो इलेक्शन के लिए तैयार है। हम तो अभी आपको देखे, हमारा तो दिखाते नहीं है, वो जमात इस्लामी वाले को दिखाते हैं। हमारा तो हर रोज ही जलसे होते हैं, हमने तो टिकट दे चुके हैं, हम तो अपने कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन क्या 2013 में लेवल फील्ड मिला था हमें? क्या 2018 में लेवल फील्ड हमें मिला था? नहीं मिला था, क्योंकि हमें तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं थी। ये तो जेलों में है ना, हम तो शहीद हो रहे थे, हम तो अपने शहीदों की जनाजे उठा रहे थे। डॉक्टर साहब आपको पता है, तो जब हमारे लोग जब देखते थे कि हम अपने लोग शहीदों की जनाजे उठा रहे, तो किसने निकलना था, किसने वोट देना था? जो सूरत हाल ये पहले 2-3 इलेक्शन में हुआ है, अगर वो अभी भी हो, देखिए हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा था, एक तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना है, दूसरा ये कि हमें तहफ़्फ़ुज़ रियासत ने और आपने भी देना है। हम लेटर लिखते थे इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हमारे साथ तो ये काम हो रहे हैं, हमारा तो 2013 में जो हाकिमुल्लाह मसूद था हमारे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो हमारा हाकिमुल्लाह मसूद था, वो ऑर्डर करता था, हमारे वो कारकुनों पे अटैक होते थे, हमारे लीडरशिप पे अटैक होते। और अभी रिसेंटली आपको पता है डॉक्टर साहब कि अभी रिसेंटली अरबाब गुलाम हमारे जो एडवोकेट है ट्विटर में उसको शहीद किया गया। हम तो आज भी टारगेट किलिंग में हैं, हम तो आज भी हमारे सूबा तो दहशतगर्दी की जिद में है। तो इसी सूरत हाल में तो पहले रियासत को उनको चाहिए कि हमें तो तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें लेवल फील्ड तो तब, हमारा तो और मसला है। इनका तो यही है कि जी ये जो बेटा है। और एक बात मैं करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप लोगों ने कहा कि सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है। देखिए अगर इख्तियार इलेक्शन का है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि जो जितना भी इंतजामिया उनके अंडर आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन सा इंतजामिया उसके कंट्रोल में है? उसका कोई नहीं है। और जहां तक ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं जो बातें करते हैं, उनके पास इन बातों के तो इख्तियार ही नहीं है। वो जो कह रहे हैं कि किसी को रिहा या किसी को ये मदद मिलेगा, ये दे नहीं सकते। अगर नवाज शरीफ को कुछ रिलीफ मिलना है तो वो भी अदालत से, अगर इमरान खान को कुछ मिलना है तो वो भी अदालत से। ये तो अदालतों का काम है, क्योंकि ये सारे केसेस तो अदालतों में चल रहे। ये इनके पास कौन से इख्तियार है मुझे बता रहे। इनके अलावा तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन आपसे कोई मदद मांगे तो आप दे सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे पास तो कोई चीज इख्तियार ही नहीं है।
ये तो ये जो इधर उधर फिर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी जा रहे हैं, ये कौम का पैसा वैसे जाया कर रहे हैं। उनके पास इन माहिदों की या इन चीजों की कोई इख्तियार नहीं, इनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। और जो अच्छा सर, यहाँ पर दो बातें बताइए। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, बिलावल भुट्टो, कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग नहीं दे रही। फिर दूसरा संगीन इल्ज़ाम है कि ये जो केयर टेकर हुकूमत है ये बी टीम है, और नाम लेके बताया जा रहा है कि ये लोग मिनिस्टर्स हैं, ये फला है। इवन के प्राइम मिनिस्टर ने भी PMLN एक हद तक ज्वाइन कर लिया था, मरियम साहबा से मुलाकात उनकी हुई थी और उन्होंने PMLN का ऐलान भी किसी जगह कर दिया था, लेकिन बाद में केयर टेकर बन गए। तो अगर पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, PTI, दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, आप भी एक सियासी जमात हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं दी जाएगी और केयर टेकर कैबिनेट या हुकूमत एक सियासी जमात की होगी, तो फिर इलेक्शन तो गैर मुतनाज़ा अभी से हो गए ना सर, क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर साहब, मैं आपसे मुतफिक हूँ कि 2018 के इलेक्शन जो था वो जितना मुतनाज़ा था, शायद उससे पहले कभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है, मैं आज भी लड़ रहा हूँ। मैंने इलेक्शन 2018 में लड़ा इन एसेक्स से, मैं जीता हुआ सीट था मेरे लेके PTI को दे दिया। तो अगर वो सूरत हाल है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं होते, वो तो जिनके इख्तियार में उनका नाम लेना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा के लिए ये काम करते, हमारी जो जुडिशली है वो ये काम करते। जब से पाकिस्तान बना है, इस जुडिशली ने जो कुछ किया, गन किया है, शायद ये जुडिशली तो कभी माफ करने के लायक है नहीं। क्यों कि जब भी इसने कोई देखे, एक डिक्टेटर को कहते हैं वर्दी भी पहने और आप आइन में अमेंडमेंट भी करें, तो ये जुडिशली के पास इख्तियार किधर से है? नजर जरूरत के तहत फैसले हो चुके हैं इस मुल्क के साथ, इसलिए इसने हद पे हम पहुंच चुके कि अभी कोई पता भी नहीं है। और हर बंदे जो कह रहा है कि क्या पता है कि इलेक्शन क्या होगा। मैं एक बात वादे करना चाहता हूँ, मेरे एक काजिम कारकुन के नाते, मैं एक कानून मुझे नहीं जल्दी लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, इसके पास तो किसी चीज का भी इख्तियार नहीं है। इख्तियार अगर है, जो इंतजामिया इलेक्शन के लिए देगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन का यह इख्तियार है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन सर हम कहते हैं ना आजाद इलेक्शन कमीशन, गैर जानिबदार निगरां हुकूमत, हम भी कहते हैं ना, तो ये निगरां हुकूमत तो होनी नहीं चाहिए। बहरहाल आगे बात करूंगा, मैं जरा शर्मिला साहबा की तरफ आ जाऊं। शर्मिला साहबा, 3-4 चीजें हैं, आपको भी पूरा वक्त दूंगा, तफसील से आप बात करें। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू, चौथे दफा वजीर आजम। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब, उनकी मुकदमात, उनको इलेक्शन लड़ना, उनके लिए लिविंग प्लेइंग फील्ड, और पीपल्स पार्टी के लिए फिर लिविंग प्लेइंग फील्ड, और डायरेक्टली इल्ज़ाम नून लीग पे है। और निगरां हुकूमत जो है वो बिल्कुल, आप भी कह रहे हैं, PTI भी कह रही है कि ये बी टीम है। क्या कहेंगी आप? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब आए, मियाँ साहब आते हैं, नहीं आते हैं, क्या उनकी कानूनी मसलहात हैं, ये तो उनकी लीगल टीम बेहतर उस पर तबसरा कर सकती है और बेहतर जवाब दे सकती है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन साहब हों, चाहे वो प्रेसिडेंट जरदारी हों, कि हर किसी को पाकिस्तान में होना चाहिए और अपना एक कलीदी किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान की मईशत की बहाली के अंदर। अब रहा इमरान खान का ताल्लुक, तो देखिए इंसाफ का तराजू लेके फिरते तो रहे, लेकिन इस कौम को बड़ा मायूस किया। इनके दौर में जो बेरोज़गारी, जो गुर्बत और जो महंगाई अरूज तक पहुंची थी, उसका तसलसल आज तक जारी है। और पाकिस्तान की जो मईशत की बदहाली हुई है, उसके ज़िम्मेदार मैं तो और मेरी जमात तो इमरान खान को ही ठहराएंगे। और इसका जो हल है वो वाहिद यही है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। अब आ जाते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। देखिए, किसी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्री रिक्विजिट क्या है? वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर किसी जमात को जो आवाम की खिदमत करना चाहती है वो माहौल या वो इन्वायरमेंट साजगार तौर पे नहीं मिले, तो जाहिर बात है वो अपना पैगाम आवाम तक नहीं पहुंचा सकेगी। अगर आपके फंड्स रोक दिए जाएं, जिस तरह सिंध में तरक्याती फंड्स रोक दिए गए हैं जो कि दीगर सूबों में नहीं रोके गए, जिससे आवाम शदीद मुतासर हो रही है, जो सैलाब ज़दगान है उनके घर बनना रुक गए हैं, और जिस तरीके से सिंध के अंदर पोस्टिंग और ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, इसी तरीके से अभी आपने खुद भी ये कहा और मैं भी इसको दोबारा दोहरा देती हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर सियासी जमात के लोग वफाकी इंटरम काबीना के अंदर होंगे
तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? फिर आप मुझे बताइए कि हम आज तक इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन की तारीख दें, दूसरी तरफ PMLN जो है वो इलेक्शन की तारीख दिए जा रही है। तो ये जो तमाम मामलात और हालात और जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि देखिए अगर इस मुल्क के अंदर मईशत की बहाली चाहिए, सियासी इस्तेहकाम चाहिए, तो आपको इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और उसके नतीजे में आने वाली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इन तमाम मसाइल का हल ढूंढ सकती है। ये इंटरम गवर्नमेंट का काम है ही नहीं, ना उनकी वो कैपेसिटी है। मुल्क में आपको गुर्बत का खात्मा करना है, बेरोजगारी का खात्मा करना है, महंगाई को कम करना है, एक आम आदमी के लिए जो इस वक्त जीना मुहाल हो गया है उसमें बेहतरी लानी है। इस मुल्क का यूथ जो मायूस हो गया है उसको दोबारा से उम्मीद देनी है। यूथ सेंटर्स बनाएं, आप बेनज़ीर यूथ कार्ड्स दें, तालीम के हवाले से बेहतर सहूलियात दें। देखिए इमरान खान ने बड़े वादे किए कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, 50 लाख घर, 2 करोड़ नौकरियां, और ख़ास तौर पे यूथ को उन्होंने बड़ा टारगेट किया हुआ था। वो सब मायूस हो गए। इस वक्त अगर आप सेंसस के डेटा को उठा के देखें तो जो वोटर लिस्ट है उसमें जो 18 से 35 साल के लोग हैं, जिसे आप यूथ कहते हैं, ये 45%। तो अगले इलेक्शन के अंदर ये जो चंक है वोटर्स का विच इज़ 45%, ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा कि किस जमात को वोट देना है। अब वो जमात जो इनके हवाले से प्रोग्राम्स लाती है अपने मैनिफेस्टो में या इनको मुतवज्जा करती है अपनी तरफ, वो इलेक्शंस में बहुत अच्छा एक रिजल्ट लेकर आएगी। इसी तरीके से ख़वातीन वोटर्स की तादाद बढ़ गई है। तो देखिए ये तमाम चीज़ें अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से अब दुनिया भर बावर हो चुकी है। मैं आपसे डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब, मैं रोड मैप पे आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और जाहिर है कि आगे आवाम को आपने ये बताना है कि हमारे पास उसके मसाइल के हल के लिए क्या रोड मैप है। आपने तनकीद तो कर दी 3 साल 7 माह पे इमरान खान पे, सही कर दी, चलें, लेकिन आप 16 महीने की अपनी कारकर्दगी तो बताएं। जो 11 सियासी जमातें, 85 की काबीना, आपने क्या आवाम को दिया? क्या आवाम 16 महीने भूल जाएगी या सिर्फ इमरान को याद रखेगी? डॉक्टर साहब 85 की काबीना में हमारे 10 वज़रा थे और हम उस 10 के जवाब दें। देखिए ये हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और PDM की हुकूमत थी। हम PDM का हिस्सा नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि वी वर नॉट, हम PDM बहुत पहले छोड़ चुके हैं और अक्सर हमें कहा जाता है कि जी PDM की हुकूमत थी। नहीं जी, हम PDM का हिस्सा नहीं है। PDM का वजीर था, PDM की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने एक कोalition बनाई उनके साथ जिसमें हमारे 10 वज़रा थे। हम उन 10 वज़ारतों के जवाब दे हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद ये बात ज़रूर कहूँगी कि 15 या 16 माह की हुकूमत में किसी किस्म की कोई बड़ी तब्दीली लाना या कोई बहुत सुधार करना ये किसी भी हुकूमत के लिए नामुमकिन है, ख़ास तौर पे जब इतना बिगाड़ हो चुका हो माजी में। बात यह है कि इस दौरान मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि जब हम बैठते थे, बात करते और देखते थे, तो ये कहा जाता था कि जी हर हफ्ते कि पाकिस्तान खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान ने IMF का लोन जो है वो रीनेगोशिएट किया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता तो ना जाने कितनी तबाही हो जाती इस मुल्क में, कितनी तबाही हो जाती। ये नहीं, मैं यहाँ पे रोकूंगा। मैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा, मुझे यहाँ रोकना पड़ा है क्योंकि आपने बड़ी बात कर दी। एक तो ये था कि ख़ुद इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना थे या बड़े बड़े माहिर मुआशियात ये कहते थे कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद है, पाकिस्तान अगर IMF से डील नहीं भी करता है तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, वो एक एटमी मुल्क है और बहुत सी और चीज़ें भी हैं। लेकिन सर मैं आपकी ज़रा सा आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान आपके कायद का कोट कर दूं, और वो ये था कि वो कहते हैं बहुत से मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गए तो कौन सी क़यामत आ गई, तो पाकिस्तान कर जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अब आपका बयान कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता तो नौज़ुबिल्लाह क्या होता। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। शोएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ।
ये तो अब बात हो गई लेवल प्लेइंग फील्ड की। इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, कानून क्या कहता है, मियां नवाज शरीफ का कानूनी क्या उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन सर अब मसला आता है कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम मौजूदा इस वक्त सियासी जमातों पर एतमाद करती है? क्या वो ये समझती है कि इलेक्शन उनके मसाइल का हल है? क्या आप समझते हैं कि ये जो मरी हुई कौम है, जिसको जो बेरोज़गारी आपके, जिसके ऊपर महंगाई, जिसके ऊपर पेट्रोल, बिजली, गैस, हर तरह का यानी खाने को नहीं है, मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है, या तो अपर क्लास है या फिर गरीब क्लास है, ये इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है? और क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन में वोट डालेगी, और वोट डालेगी तो क्या ये बदला लेगी उन सियासी जमातों से जिनको ज़िम्मेदार समझते हैं? और क्या पीटीआई जो 3 साल 7 माह उसकी कारकर्दगी थी, जिसका जिक्र डॉक्टर शर्मिला फारूकी और सेनेटर ज़ाहिर खान कर रहे थे कि जी वर्स्ट तरीन मौशी हालात थे, उसका आप किस तरह वोट लेंगे आवाम से अगर इलेक्शन में जाएंगे? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं आपको एक वाजे कर दूं। एक तो शर्मिला साहबा ने कहा डिफॉल्ट का, तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि जिस दिन मार्च अप्रैल 2022 में 0 से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था, जबकि इनके 16 महीने के इक़्तिदार के ज़माने में ख्वाजा आसिफ इनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये एक बात का जवाब है। नंबर 2, इनके आदाद व शुमार ये कहते हैं 6.1% जीडीपी थी, ये 17 साल बाद ये टारगेट अचीव हुआ था। और इनके अपने आदाद व शुमार इनके 16 महीने में पिछले साल के, अब आगे तो नेगेटिव ही होगा, 0.3% इनका वो जीडीपी थी। ये इनका आदाद व शुमार है। 12% महंगाई को ये 50% पे एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली दे गए इन्फ्लेशन ये है। और फूड इन्फ्लेशन इससे डबल हो गई है, ये लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। अब आगे आते हैं बेरोजगारी। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस 1-1.5 साल के अंदर अंदर बेरोजगार मजीद हुए। और पेट्रोल जो 150 रुपए, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उस वक्त के हिसाब से 150 रुपए इनके बकौल बहुत महंगा था। ये आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर, ये सारी पीडीएम की जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। और महंगाई कैसी की कि जनाब पेट्रोल 150 से 300 प्लस पे चला गया, 332 पे आज चल रहा है। और डॉलर उस वक्त 170-178 रुपए के दरमियान था। और जब इसहाक डार अफलातून और रस्तू लेकर ये आए थे, उसने कहा था IMF को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता और मैं बेहतर जानता हूं कैसे डील करना है, और मेरे आने से पहले 200 से नीचे आ गया, मैं 150 पे लाऊंगा। और आज देख लिया आपने, इनके जाते जाते 300 350 के तकरीबन करीब पहुंच चुका था, आज भी 300 पे पहुंचा हुआ है। और उसके अलावा जो है, आप कोई भी एक इंडिकेटर उठाओ, $24 बिलियन के रिजर्व को ये आज $4 बिलियन पे लाए, वो भी मांगे तांगे के जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कहते हैं छोड़ दें, ये कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। ये यहाँ बैठ के आपके हमारे प्रोग्राम में नहीं होना। अवाम को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मौका दें, अवाम को इंतखाब करने का मौका दें। एहतराम के साथ मैं शर्मिला फारूकी साहबा से कहूँगा, जो सिंध की आबादी है वो आज जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही है, जो 20 साल से आप इक़्तिदार में वहाँ बैठे हुए हैं। क्वेश्चन हमारे लिए ये नहीं है कि मैं और आप और ये हम आपस में तकाबुल करें, फैसला करना है अवाम ने। और अवाम को जब पिछले 9 महीने से पंजाब और केपी में हम चीख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा जजमेंट दे दी कि आप इलेक्शन कराएं, 90 दिन से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते। ये लोग मजाक उड़ाते थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए, पार्लियामान में बैठ के इन्होंने करारदादें पास की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई किया। मैं ये कहता हूं कि लेट दी, अब हल क्या है? अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, हल सिवाय इस बात के कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये तजर्बा खत्म करें। एक शख्स की नफरत में या एक शख्स की दुश्मनी में 25 करोड़ अवाम को आपने तबाही के दहाने पे नहीं, तबाही के गड़े में फेंक दिया है। उनको मौका दें कि वो अपना इंतखाब खुद अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। जो स्ट्रांग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो फैसले लेगी। क्या मुझे बताएं, इस अनसर्टेनिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम के हालात में, या इस बुनियादी हुकूक की मुअत्तली के ज़माने में, या आइन की मुअत्तली के ज़माने में कौन सरमायाकार आके आपके साथ सरमायाकारी करेगा? कुछ खुदा के लिए मुल्क का सोच लें।
मुल्क के इदारों का सोच लें, मुल्क के 25 करोड़ आवाम का सोच लें। आज G20 के आप देखें वहां इंडिया कहां पहुंच गया है। आपके वो दोस्त ममालिक जिनसे आप तवक्को लगा के बैठे हुए आज आए कल आए, आप सुर्ख कालीन ले लेके घूमते रहे और वो नहीं आए, इसलिए कि आपके ऊपर वोट नहीं करते। वो कोई भी हुकूमत हो, वो इलेक्टेड लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, और जब तक इलेक्टेड लोग नहीं आएंगे आगे, उस वक्त तक ये तमाशे जो लगे हुए हैं, इन तमाशों का नतीजा हमारे मुल्क को खराब करेगा, हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला करेगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को उस महंगाई, उस गुर्बत, उस बेरोजगारी और उनके साथ जो किए जाने वाली बुनियादी हुकूक की मुअत्तली है, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। और स्पेशली ये वाले लीडर जिनका इंतजार हो रहा है लंदन से आएंगे, जो लीडर होता है वो डीलर नहीं हुआ करता, जो डील करके कभी सुरूर पैलेस जा बैठा, कभी डील करके लंदन जा बैठा, जिसकी प्रॉपर्टी बाहर, जिनके पैसे बाहर, जिनके बच्चे बाहर, जिनके पैसे सारे डॉलर्स में, उनको क्या लगे कि आपकी गरीब आवाम मर रही है, भूख से उनका बेड़ा गर्क है। ठीक है, तो ठीक है, उनके तो सारे डॉलर बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं जरा टाइम मेरे पास लिमिटेड है। सेनेटर जाहिद खान आपके पास भी टाइम है, बताएं सर, क्या इलेक्शन डिमांड है अवाम की और क्या मसाइल हल होगा, और क्या अवाम इलेक्शन में उन लोगों का एहतसाब करेगी जिन्होंने उसको यहाँ तक पहुँचाया है? सर डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही बात है कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बात से मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो इस मुल्क में स्टेबिलिटी ले आएगी या वो मईशत को ठीक करेगी। ये सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें हज पे पहुंच चुके हैं कि अगर कोई भी, चलो इनके PTI आती है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा डॉक्टर साहब, तो ये पिछले तो 5 साल तो ऐसे गुजर गए है ना। अगर इनके 3.5 साल थे तब भी ठीक नहीं था, अगर वो 16 महीने की जिसके आप बता रहे वो भी सही नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी ना। बाहर की दुनिया तो आप पे तब इत्मीनाद करते कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो ये तो नामुमकिन है कि अगर कोई पार्टी कहे कि मैं अकेले जाके ना परवाज करके ये कुछ कर लूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक PTI की हुकूमत है, देखिए मेरे सूबे में तो 10 साल हुकूमत की है, क्या वहाँ दूध और शहद के नहरें बहे? वहां तो जब हम छोड़ रहे थे, इनके हवाले कर रहे थे, उस वक्त 87 अरब रुपए मकरूज था हमारा सुबह। इस वक्त डॉक्टर साहब 1000 अरब रुपए हमारा सुबह मकरूज हो चुका है। अब मुझे बता दें कि वो फिर कैसे हुआ है, क्यों हुआ? तो ये सूरत हाल के जी क्योंकि इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसके तो अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। कोई डिक्टेटर्स तो आए इस मुल्क में, उन्हें तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और कोई ऑप्शन इसके अलावा क्या है आपके पास? यही एक ऑप्शन है कि आप इलेक्शन कराए। फिर इस तरह की नहीं है कि 2013 में करवाए थे या 2018 में। 2013 में मैंने आपको अर्ज किया ना कि हमारा तो हकीमुल्लाह मसूद था, ये PTI वाले तो खूब फिर रहे थे। सर अगले इलेक्शन में एक बात का जवाब दे दें, आप खुद ही जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। अगले इलेक्शन होता है, चलें जी, ये जनवरी में हो या उस फरवरी में हो सर, या तो फर्ज कीजिए PTI आ गई, तो PTI का 3 साल 7वां आप कहते हैं वर्ष तरीन था, ठीक है जी, तबाही थी, आपका तो यही क्लेम है। चले, अगर वो नहीं आते तो यही सियासी जमातें आएंगी जो कि 11 सियासी जमातें थीं, और 16 महीने में तो ये अकेले नहीं, सब मिलकर हुकूमत कर रही थी। तो आप कह रहे हैं ये 16 महीने भी तबाही था। तो मुझे ये बताइए, इलेक्शन से अगर यही सियासी जमातें आनी है और यही तबाही होनी है, तो फिर इलेक्शन से अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सबक सीखना चाहिए, इमरान खान समेत। एक आपके एस्टेब्लिशमेंट को भी सबक सीखना चाहिए, एक आपकी जुडिशरी को। अगर ये दोनों दाखिलत न करे और पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे मिल बैठकर कोई रास्ता ढूंढे, रास्ता निकाल दे, तो हम वैसे तबाह तो हम हो चुके हैं डॉक्टर साहब। जिस तरीके से आपने पहले बात की, हमारा मुल्क तो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। उससे तो कोई तभी पीछे जाएगा कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढे हम कि ताकि ये मुल्क को आगे चले। आपने 16 महीने किए, 16 महीने में हमारा, हाँ, हमने सपोर्ट किया हुकूमत को, लेकिन ना हमारा मशीर था, ना वजीर था, हमारा कोई बंदा उसके अंदर था नहीं। लेकिन इसलिए हम अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं कि हमने उसको सपोर्ट किया था। और इसी तरह इमरान खान समेत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कौम से माफी मांगे कि हम इक़्तिदार के खातिर ये सब कुछ करें, इक़्तिदार के खातिर बढ़ाता रखे। अभी भी ये जो लोग बातें कर रहे हैं, ये सारे इक़्तिदार के खातिर कर रहे हैं। इनको ये कहना चाहिए कि अपने मुफादात और इक़्तिदार को पीछे डाल के फिर से इस मुल्क का सोचे।
मिल बैठ के कोई रास्ता ढूंढे, कोई रास्ता। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहे, और अगर निकालना नहीं चाहे और वो अपने उपादात के लिए इक़्तिदार के भूखे हो, इक़्तिदार के लिए ढूंढ रहे हो, इक़्तिदार के लिए बैठते हो, तो ये मुल्क तो जिस निहत पे पहुंच चुका है डॉक्टर साहब, ये मेरे तो 40 साल एक्सपीरियंस है सियासत की, मैंने तो इसी तरह दौर कोई देखा नहीं था। तो अब ये एक तरीका कार है कि सारे मिल बैठकर कोई रास्ता ढूंढे, रास्ता निकाले। अदरवाइज ऐसे तो लग रहा है कि पता नहीं अल्लाह करे या मिल बच जाए, ये मिल बचेगा कि नहीं है। अब मुझे डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने बात की, लोग सड़कों पे फिर रहे हैं, आप बिल नहीं जमा करवा सकते बिजली के, आप गैस के बिल जमा नहीं करवा सकते, नहीं तो ये सेवन लापरवाही नहीं तो और क्या है। अगर हुकूमत के कोई रेट हो तो तभी फिर तो बिल जमा करते ना। ठीक है कि अवाम बिगड़ चुके हैं, ठीक है, अवाम को बहुत तकलीफ है, और वो तकलीफ तब हल होगा कि हम अपनी उपादात को अपनी इक़्तिदार के होश से बालातर होके हम मिल बैठ जाए और एक कोई रास्ता निकाले, और सियासतदान निकाल सकते हैं। सियासतदानों के पास ये इसका आवाम का भरोसा कहाँ से लाएंगे सर आप? आवाम को कैसे लाएंगे भरोसा? सारी माफिया मांगे, सारी माफिया मांगे, सब माफिया मांगे। जो कुछ हुआ है अब गलत हुआ है, हम आइंदा के लिए ऐसा नहीं करें और हम एक रास्ता ढूंढ के आपके सामने रखें। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर आते हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा, आपने शोएब शाहीन साहब की भी बात सुनी, उन्होंने बड़ा सिंध को बड़ा क्वेश्चन मार्क किया है। उसके अलावा जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब ने कहा है कि सियासी जमातें जब तक माफ़ी नहीं मानेंगी आवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, और शायद इस दफ़ा आवाम माफ़ करती है नहीं करती है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है तो मैं शाहीन साहब को ये बताती चलूँ कि शायद इनको कुछ ख़ास लगाव है सिंध के साथ, जिस तरह इनके लीडर को था। सिंध का तो रुख वो करते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे। बदतरीन सैलाब के अंदर भी उनको गवारा नहीं हुआ कि वो सिंध का दौरा करें, या कराची बारिशों के अंदर, मतलब इंतज़ार ही रहा कि वज़ीर आज़म आएंगे और कुछ सद्दोबाब करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो वो जो सौतेलों वाला सलूक था वो इनकी गुफ्तगू के अंदर भी झलक रहा है। सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए जो तामीराती प्रोग्राम बनाया गया है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। 21 लाख घर बना के देना ये किसी और के बस की बात नहीं है, मासवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जिसमें से 3.5 लाख घर बन चुके हैं, लैंड टाइटल्स दे दिए गए हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से किसी सूबे ने वो काम नहीं किया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। जब हम नारा लगाते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो फिर हम अमली तौर पे उसे करके भी दिखाते हैं। जब भी सिंध में हर इलेक्शन में ज़्यादा सीटें आती हैं पीपल्स पार्टी को और ज़्यादा वोट पड़ते हैं। सिंध का जो सेहत के हवाले से जो यहाँ पर सिस्टम है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरे मुल्क को केटर करता है, चाहे वो NICVD हो, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हो, चाहे वो गम्बट इंस्टीट्यूट हो। आप तो हेल्थ कार्ड देके चंद छोटे मोटे इलाज करवाते थे, सिंध के अंदर तो टर्शरी केयर तक हर चीज़ मुफ्त है, मुफ्त इलाज है। तो बहुत सारी बातें हैं, आप एक अलग से प्रोग्राम रखें, हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल रहा और सिंध के अंदर क्या हुआ और क्या खिदमत की गई। अब जहाँ तक ताल्लुक है माफ़ी मांगने का, तो देखिए जी बिल्कुल वो सियासतदान माफ़ी मांगे जिन्होंने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है, जिन्होंने इस मुल्क में मासूम अवाम को यरगमाल बना के झूठ बोल के गुमराह किया और मायूस किया। 9 मई के वाक़यात के बाद मुझे आप बताइए कुछ रह जाता है कहने और करने को और माफ़ी मांगने को? अगर आप इस मुल्क की मासूम अवाम को अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ खड़े कर देंगे तो फिर इस मुल्क का वजूद क्या रहेगा? क्या आपके पास अगर वो एक करिश्मा था इसमें आप अपनी यूथ को सही राह पे ले जाते, उनके लिए कुछ करते, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया ना, बने आप वज़ीर आज़म। आपने जो वादे किए घर बनाने के, नौकरियां देने के, वो वादे कहाँ गए? क्या हुआ उन वादों को? कोई एक घर मिला? किसी एक शख्स को नौकरी मिली?
आपने बेचारी उस यूथ को बिल्कुल ही पाकिस्तान से मायूस कर दिया, जो बेचारी फिर भी पाकिस्तान की खिदमत कर रही थी और पाकिस्तान में रहना चाहती थी। आज वो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो वो हाल आपने कर दिया है। और इतनी मायूसी है, आप यकीन करें डॉक्टर साहब, इतनी मायूसी है कि लोग अब अक्सर कहते हैं जी हमें तो इलेक्शन में वोट ही नहीं देना, इतने मायूस हो गए। और ये मायूसी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। नहीं तो अगर इमरान खान अगर मायूसी के जिम्मेदार हैं तो क्या इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो रही है, PMLN भी खड़ी हो रही है, ANP भी खड़ी हो रही है, लोग इनको वोट दे दें? क्यों नहीं देते हैं अगर फ्रेश इलेक्शन हो जाए? देखें डॉक्टर साहब, जब तो हम कहते हैं कि इस मुल्क में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, जो खुदा करे हो जाएं, हमारी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में ऐसे इलेक्शंस हो जो फ्री एंड फेयर हो, जो सब एक्सेप्ट करें, जो सिलेक्टेड ना हो, जो इंजीनियर्ड ना हो। और जब मैं इलेक्शन रिगिंग की बात करती हूँ और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हूँ, तो मैं सिर्फ इलेक्शन डे के हवाले से बात नहीं करती वोट डालें, मैं उससे पहले की बात करती हूँ, जो हालात और जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इलेक्शन होने तक कि आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो फिर वही जमातें सामने आएंगी जिन्होंने अवाम की खिदमत की है, जो अवाम से झूठ नहीं बोलते, जो अवाम को गलत चीज़ें नहीं बताते, जो इस मुल्क के अवाम को गुमराह नहीं करते, जो डिलीवर करते हैं। और देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अवाम है ना, वो बड़ी बाशऊर है, दे आर वेरी पोलिटिकली सेवी। वो समझते हैं, वो सब जानते हैं, सबको देखते हैं, आजमाते हैं और फिर वोट देते हैं। अच्छा शर्मिला साहब, इस पे ज़रा सा मैं चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और माजी में तो सबसे बड़ी सियासी जमात रही, बाद में पंजाब से बिल्कुल ही हटकर सिंध तक आ गई। हालांकि मैं सुन रहा था पंजाब के एक लीडर को कि अभी भी पीपल्स पार्टी पंजाब में एग्जिस्ट करती है, अगर फ्री इलेक्शन हो जाए तो बड़ा रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कमेंट्स आपका लेना चाहता हूँ कि क्या मैसेज देंगी कि चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, डील और ढील वाली बात होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? और जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि मामला कानून के मुताबिक होंगे इनके साथ भी। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी ना कभी किसी से डील करती है, ना किसी को ढील देती है, ना ढील मांगती है। हम करते हैं अवाम की खिदमत। हम कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक चले। हम वो जमात है ना जिसने इस मुल्क को उसका आइन दिया, हम आइन के खालिक हैं। हम इलेक्शन भी आइन के मुताबिक चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। हमें इस मुल्क की यूथ को दोबारा से उम्मीद देनी है। हमें इस मुल्क में गुर्बत को कम करना है, महंगाई को कम करना है, बेरोजगारी का खात्मा करना है। इस मुल्क के अंदर दोबारा से मईशत की बहाली का काम करना है। इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है। पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटीज ये हैं। हमें नहीं पता नवाज शरीफ आए नहीं आए, इलेक्शन लड़े ना लड़े, इमरान खान की क्या लीगल बैटल्स हैं, क्या उनका होता है, क्या फैसले आते नहीं आते, ये हमारा कंसर्न नहीं है। और अगर हमारा कंसर्न अवाम है जो इस वक्त पिस रही है, जो रुल रही है, और एक ग्रास रूट लेवल की जमात जो पीपल्स पार्टी है, जो गरीब अवाम का दर्द और तकलीफ समझती है, जो उनके साथ खड़ी होती है हर मुश्किल वक्त के अंदर, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो बारिशें हो, चाहे वो जलजला हो। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त फोकस कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से, क्या हमारा प्लान होना चाहिए मईशत की बहाली की। जिस तरह सदर जरदारी साहब कहते हैं ना, एक मिसाके मईशत होनी चाहिए, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाउ टू रिवाइव द इकोनॉमी, कैसे इस मुल्क में मईशत का पहिया चले, ठीक है, नौकरियां जनरेट हों, रोजगार आए, ठीक है, लोगों के माफी वो मांगे जिन्होंने आवाम को लूटा है या आवाम को तबाह किया। ठीक है, वक्त खत्म हो जाता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दाद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।